गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द राजहंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड। जैसे कि आप सबको पता है कि 27 अगस्त आने वाले संडे को ही महिला पर्यवेक्षक का फाइनली एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप यह कोशिश कीजिए कि जितना भी ज़्यादा हो सके वैकल्पिक प्रश्न का प्रैक्टिस कीजिए। और इसी क्रम में हमने प्रयास किया है कि आप छत्तीसगढ़ और करंट अफेयर का अच्छे से तैयारी कर सके, इसलिए हमने कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन के द्वारा आज इस वीडियो में आपको एक अच्छे तरीके से क्वेश्चन और साथ में उसके रिलेटेड कौन कौन से क्राइटेरिया हो सकते हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसको बताने का प्रयास करेंगे। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। छत्तीसगढ़ी उपन्यास चंदा अमृत बरसाइस के लेखक। आप कोई भी एग्जाम दीजिए, इवन आप छत्तीसगढ़ के पीएससी 2 या व्यापम और जो महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम होने वाला है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है सिलेबस में साहित्य मेंशन है, तो साहित्य से अक्सर एक ना एक क्वेश्चन आपको दिखने को मिलते हैं। चंदा अमृत बरसाइस, याद रखिएगा, चंदा अमृत बरसाइस प्लस सरगले डोला आइस। सरग मतलब जानते ही, चंदा अमृत बरसाइस सरगले डोला आइस। ये सारे जो जितने भी साहित्य हैं, लेखन हैं, किनके द्वारा किया गया है, याद रखना, लखनलाल गुप्त के द्वारा। चंदा अमृत बरसाइस प्लस सरगले डोला आइस। इसके अलावा शिवशंकर शुक्ल का याद रखिएगा, मोंगरा इंपॉर्टेंट है, मोंगरा। और बंशीधर पांडे जी का याद रखना, हीरो के कहानी। और कृष्ण कुमार शर्मा का आप जानते ही हो, छेर छेरा। ये 4 कम से कम आप याद रखिए। इसके अलावा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष इंपॉर्टेंट है। यदि मैं बात करूं हाल ही अर्थात 2020 और 2021 में माननीय राज्यपाल जी के द्वारा राज्य वित्त आयोग की गठन किया गया था। याद रखना है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, सर जीएस मीज। इंपॉर्टेंट है। राज्य वित्त आयोग की बात आई है तो एक चीज याद रखना, हमारे जो भारत का है, भारत का वित्त आयोग, ये है 280 नंबर के अनुच्छेद में। वहीं राज्य वित्त आयोग, इसका उल्लेख है 243I में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है यदि आर्टिकल पूछे तो। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए ये क्वेश्चन है, कोटेशन पढ़िएगा अच्छे से। छत्तीसगढ़ पूर्व में मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी भाग था, ठीक है। प्राचीन काल में इसे दक्षिणापथ कहा जाता था। छत्तीसगढ़ की अपनी पृथक सांस्कृतिक पहचान है। यदि मैं छत्तीसगढ़ को बनाऊं, ये ऐसा कुछ छत्तीसगढ़ को रफली ड्रॉ करते हैं, ठीक है। यहां पे है अपना क्या है, एमपी है, ये तो जानते ही हैं, ठीक है। अब ये पूछ क्या रहा है, छत्तीसगढ़ के पूर्व में, मतलब छत्तीसगढ़ पूर्व में जब छत्तीसगढ़ नहीं बना था, याद रखना, छत्तीसगढ़ पूर्व में मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी भाग था। यदि मैं इसको नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट लोकेट करूं तो देखिए स्पष्ट है, छत्तीसगढ़ एमपी का कौन सा भाग था, साउथ ईस्ट, ये लिखा हुआ है, दक्षिण पूर्वी। यस, ये कथन सही है।
ओके, मतलब ये कथन सही है, कथन 1, तो स्पष्ट है कि 2 और 3 गलत हो जाएगा क्योंकि कथन 1 नहीं है। दूसरे कथन में चलते हैं। दूसरा कथन बोल रहा है प्राचीन काल में इसे दक्षिणापथ, गलत, दक्षिणापथ नहीं, दक्षिण कौशल कहते थे। क्या बोलते थे? दक्षिण कौशल। यदि हम दूसरे ऑप्शन को गलत माने तो 1 और 2, 1 2 3 सही हो जाएगा क्योंकि 2 गलत है, ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत। ऑटोमेटिक हम यदि तीसरे ऑप्शन को नहीं भी पढ़ते हैं तो अपना आंसर आ जाता है। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ की अपनी पृथक सांस्कृतिक पहचान है। यस, यह पूरी तरह से सत्य है क्योंकि आप देख लीजिए, यहाँ आदिवासियों की संस्कृति अलग है और मध्य छत्तीसगढ़ में एक अलग टाइप की संस्कृति है जो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग करती है। याद रखिएगा, ऐसे जब भी कोटेशन में आए कूट में तो आप ऐसे ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को करिएगा। इसका आंसर है 1 और 3 अर्थात ऑप्शन डी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य के लोकसभा में कितने सीट हैं? याद रखना, यदि मैं बोलूं सांसद, केवल यदि मैं सांसद बोलूं छत्तीसगढ़ में तो ये हो जाते हैं लोकसभा प्लस राज्यसभा। कितने हो जाएंगे? 16, क्योंकि लोकसभा के कितने हैं और राज्यसभा के 5, 11 और 5 कितने हो जाएंगे? 16। ध्यान रखिएगा, हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं और जल्दबाजी में केवल यदि पूछा जाए आपसे छत्तीसगढ़ में कितने सांसद तो लगाना है 16। चूंकि इस क्वेश्चन में देखना मेंशन किया गया है स्पेशली लोकसभा, क्या? लोकसभा। तो याद रखना छत्तीसगढ़ लोकसभा में कितने सांसद हैं? 11। इस 11 में 11 को यदि बांटूं तो एसटी, एससी और जनरल, यूआर, एसटी के कितने सीट हैं? 4, एससी के 1 और जनरल के 4 और 1 5 और ये 6 सीट। एसटी के 4 सीट कौन कौन से? ऊपर के 2 मतलब एक है अंबिकापुर अर्थात सरगुजा, सरगुजा के नीचे रायगढ़ और नीचे के 2 बस्तर और ऊपर कांकेर। ये 4 सीट शेड्यूल्ड ट्राइब्स अर्थात अनुसूचित जनजाति को क्या है? आरक्षित है। और एससी की बात करूं, एससी अर्थात शेड्यूल्ड कास्ट अनुसूचित जाति, यह है जांजगीर एंड चापाको। याद रखना, बेहद इंपॉर्टेंट है। ये लोकसभा की बात आई है, राज्य विधानसभा इंपॉर्टेंट है। विधानसभा, राज्य विधानसभा में कुल 90 सीट है और ये 90 सीट को अगेन मैं बांट दूं एसटी, एससी और यूआर में, तो याद रखिएगा एसटी का सीट है 29 और एससी का सीट है 10 और यूआर का हो जाएगा 51। ये फॉर्मेट में है, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि कितनी सीट अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति को आरक्षित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। 2007 के बाद ये बोलना चाह रहा है छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस कब मनाते हैं? याद रखना, हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए। उसी प्रयास में सर्वप्रथम क्या किया गया? छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग अर्थात छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग की स्थापना। उसी क्रम में छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस को पूछा गया है। याद रखना, छत्तीसगढ़ी राजभाषा संशोधन अधिनियम, इसी को पूछा जा रहा है। चूंकि ये जो अधिनियम है 28 नवंबर सन 2007 को राज्य विधानसभा से पारित हुआ, इसलिए 28 नवंबर को क्या मनाते हैं? प्रतिवर्ष छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस। इंपॉर्टेंट है, अगेन मैं दोहरा रहा हूं कि हमारा जो लक्ष्य है
भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में छत्तीसगढ़ भाषा को दर्जा दिलाना स्पष्ट है, याद रखना। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के बारे में जान लीजिए। आयोग में कुल 3 अध्यक्ष रहे हैं, जिसमें 3 में श्यामलाल चतुर्वेदी जी पहले अध्यक्ष रहे। उसके बाद दानेश्वर शर्मा जी, उसके बाद रहे कौन सा, चूंकि अभी यह पोस्ट खाली है, विनय कुमार पाठक। ये तीनों के तीनों छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग के समय समय पे अध्यक्ष रहे। यदि आपसे पूछे छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन रहे, तो स्पष्ट है श्यामलाल चतुर्वेदी, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड इजी है। पूछा जा रहा है आपको संभाग और कौन कौन सा जिला उस संभाग से सुमेलित है। यदि हम इसको बनाने का ट्राई करें तो स्पष्ट है, वर्तमान में सरगुजा संभाग में याद रखना एक नया जिला बना है, कौन सा, ये है एम अर्थात मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर। ठीक है, चूंकि अभी पूछा जा रहा है तो याद रखना सरगुजा से कौन सा जिला, सरगुजा संभाग से कौन सा जिला संबंधित है, सूरजपुर है, स्पष्ट है। मतलब ए का 4 मतलब ये और ये नहीं हो सकता। ठीक है, 3 ऑप्शन नहीं हो सकते। बिलासपुर में 2 और नए जिले बने हैं, जानते ही होंगे, शक्ति और एक है प्लस सारंगगढ़ प्लस बिलाईगढ़। सर्वाधिक जिलों वाला संभाग भी बन गया है, कौन सा, बिलासपुर से जोड़ दीजिए किसको, कोरबा को, मतलब बी का 3, ए का 4, बी का 3। यहां से स्पष्ट है कि ऑप्शन आएगा, क्योंकि ये भी गलत हो जाएगा, ये भी, और ये ऑलरेडी गलत है। फिर भी हम अपने आप को श्योर कर लेते हैं। दुर्ग से बेमेतरा, दुर्ग संभाग में भी 2 जिले बने हैं, जैसे मोहला, मानपुर, चौकी, और एक है केसीजी, खैरागढ़, छुईखदान और गंडई। बस्तर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, याद रखना। बस्तर से जोड़ सकते हो नारायणपुर को, डी का 5 और रायपुर से स्पष्ट है गरियाबंद, ये याद रखना। रायपुर 1862, उसके बाद बस्तर 1982, दुर्ग 2013, बिलासपुर 1956 और सरगुजा 2008 में क्या बने, संभाग बने। इतना कम से कम आप याद रखिए। वर्तमान में कुल 33 जिले हैं जी, याद रखिएगा, ये बेसिक क्वेश्चन है। सीता लेखनी की पहाड़ी किस जिले में स्थित है, स्पष्ट है, ये क्वेश्चन बार बार पूछ चुका है। सीता लेखनी की पहाड़ी याद रखना वर्तमान में है सूरजपुर में। कुछ पहाड़ याद रख लीजिए, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट अभी नाग पंचमी मनाया है, एक है दलहा पहाड़, ये है जांजगीर एंड चांपा में, इंपॉर्टेंट है। छाता पहाड़ जानते ही होंगे, छाता पहाड़ कहाँ है, बलौदा बाजार में। शिशुपाल पर्वत, ये है महासमुंद में, ये सब जान लीजिए। नंदीराज जानते ही होंगे आप लोग, नंदीराज कहाँ है, दंतेवाड़ा, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ जाता है। इतना कम से कम आप याद रखिएगा पहाड़ के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड क्या बोल रहा है, छत्तीसगढ़ की सीमा निम्न में से किस राज्य से नहीं लगती। यदि मैं छत्तीसगढ़ को बनाऊं, देखिएगा, ठीक है, सुकमा तक आ जाइए, ये ऐसे छत्तीसगढ़ है, यहां पे है सुकमा, यहां पे है बलरामपुर। ये तो हमें ज्ञात है कि
कितने राज्य छत्तीसगढ़ से लगते हैं? 7। कितने राज्य? 7 राज्य। ये 3 हो गए, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, प्लस 3 का और पेयर ले लीजिए। कौन कौन सा? झारखंड, झारखंड के बाद ले लीजिए, झारखंड के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद तेलंगाना, और तेलंगाना के बाद यूपी। ये क्या है? 7 राज्य जो छत्तीसगढ़ से सीमा बनाते हैं। यहां से तो स्पष्ट है कि बिहार की सीमा छत्तीसगढ़ से नहीं लगती। अब जानते ही होंगे, एक चीज याद रखिएगा, ये जो जगह है, अर्थात ये जो हमारा पूर्वी हिस्सा है, सर्वाधिक उड़ीसा, ऊपर में यूपी, नीचे में याद रखना आंध्र प्रदेश, उसके साइड में और क्या है? तेलंगाना, तेलंगाना के ऊपर चले जाओगे तो महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के ऊपर एमपी। 1 2 3 4 5 6, और ये क्या बच गया है? झारखंड। अर्थात ये 7 राज्य हैं जो छत्तीसगढ़ से क्या बनाते हैं? सीमा साझा करते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। छत्तीसगढ़ में कितनी नदी अफवाह तंत्र है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पूर्व में यह सबको एक डाउट रहता था, लेकिन अब यदि देखोगे तो के बुक में, सारे बुक में यह स्पष्ट हो गया है कि छत्तीसगढ़ में कितने अफवाह तंत्र हैं? 5। कितने? 5। और ये 5 है महानदी, महानदी अफवाह तंत्र। दूसरा है इंद्रावती, इंद्रावती प्लस गोदावरी। तीसरा है सोनगंगा, सोनगंगा के बाद याद रखना चौथे नंबर पे ब्राह्मणी, ब्राह्मणी, ब्राह्मणी। 5वां है नर्मदा, सॉरी नर्मदा। ये 5 अफवाह तंत्र है, और इसी क्रम में सर्वाधिक क्षेत्रफल में अफवाह तंत्र हैं। अर्थात सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन सा है? महानदी अफवाह तंत्र का। सबसे कम नर्मदा अफवाह तंत्र का। ये स्पष्ट है कितने नदी अफवाह तंत्र में है? तो याद रखना 5। अफवाह तंत्र कुछ नहीं है, स्पष्ट यदि मैं सरल भाषा में बोलूं तो एक मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों का जो जाल है वो क्या कहलाता है? अफवाह तंत्र। चलते हैं। तालागांव किस नदी के तट पर बसा है? इंपॉर्टेंट है। तालागांव एक पूरा तात्विक स्थल है, और तालागांव वर्तमान में कहां है? बिलासपुर जिला में। यदि मैं इसका आंसर बताऊं तो ये है मनियारी, मनियारी। इसी तालागांव के तट पर है रुद्र शिव की प्रतिमा, और इसी तालागांव के आसपास ये क्या है? छत्तीसगढ़ का पहला प्राचीन मंदिर देवरानी जेठानी मंदिर। तालागांव याद रखना इंद्रावती के तट पर बारसूर शहर, और जगदलपुर को आप जानते होंगे, जगदलपुर जीडीपी जगदलपुर। शिवनाथ नदी के तट पर दुर्ग, और एक है नांदघाट, ये इंपॉर्टेंट है। महानदी के तट पर जानते ही होंगे, महानदी के तट पर बहुत सारे शहर हैं, जैसे सिरपुर, जैसे राजिम, जैसे आगे जाओगे तो संगम में बन जाएगा शिवरी नारायण, आगे चले जाओगे तो चंद्रपुर। ये इंपॉर्टेंट है, इतना कम से कम आप याद रखिएगा। संगम में कौन कौन से शहर बसे हैं, अर्थात कौन सी नदियां हैं। मनियारी नदी आप जानते ही होंगे गौरेला पेंड्रा की पहाड़ी से, गौरेला पेंड्रा की पहाड़ी से उद्गम है। गौरेला पेंड्रा की पहाड़ी से। इसी मनियारी नदी पे है खुड़िया डैम, जिसी को बोलते हो राजीव गांधी जलाशय। देखिए हमने एक क्वेश्चन तो था, लेकिन इससे रिलेटेड हमने बहुत सारे फैक्ट कवर कर लिए। आगे चले, देखिएगा
इनमें से किस नदी पर प्रोजेक्ट पूछा जा रहा है, अर्थात कौन से नदी पर मिनी माता परियोजना है। फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। मिनी माता, उसका नाम ही है प्रोजेक्ट का, मिनी माता हसदेव बांगो डैम। कौन से नदी पर, ये स्पष्ट है, नदी का नाम है हसदो। हसदो बोलो या हसदेव। ये हसदेव नदी पर है। कुछ प्रोजेक्ट में जो राज्य में खास हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये तो हो गई हसदेव नदी की बात, याद रखना। एक पैरी नदी पे है सीकासार डैम, ठीक है, पैरी नदी पर है सीकासार। और इंपॉर्टेंट जो कि प्रस्तावित है बोध घाट प्रोजेक्ट। कौन सी नदी पे? इंद्रावती नदी पे। मनियारी नदी पे पढ़ चुके हैं। अरपा नदी पे याद रखना भैंसाझर परियोजना। इसके अलावा भी बहुत है, कम से कम इतना याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए, अब ये राष्ट्रीय लेवल का करंट अफेयर है, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय लेवल का, याद रखना। मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी के, अर्थात कहने का मतलब यह है वह कौन सा शहर है जहां कि बिजली का प्रयोग केवल, कौन सी बिजली का प्रयोग किया जाएगा? सोलर से उत्पादित बिजली, अर्थात सूर्य किरण से जो हम एनर्जी क्या करेंगे, डेवलप करेंगे, विकसित करेंगे, उसी बिजली का प्रयोग इस सिटी में किया जाएगा। और इस सिटी को किस नाम से किया बोला जा रहा है? मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी। इंपॉर्टेंट है, सांची। सांची कहां है? एमपी में। एमपी में, स्पष्ट है। सांची का स्तूप जानते ही होंगे, बौद्ध से रिलेटेड है। किनके द्वारा निर्मित है? सम्राट अशोक सांची का स्तूप। देखो, ये सिटी की बात है ये। और गांव में याद रखना, गांव में सोलर गांव मोढेरा एक गांव है। कहां है? मोढेरा का सूर्य मंदिर है वहां पे, याद रखना, गुजरात में। मैं ये बताने का प्रयास करूंगा आप लोग को, यदि आपसे पूछे कि एमपी की या भारत की पहली सोलर सिटी सांची, यदि सोलर विलेज पूछे तो मोढेरा, याद रखिएगा। प्रथम जनजाति खेल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? इंपॉर्टेंट है, यह पहली बार आयोजित हुआ है जनजाति खेल महोत्सव, याद रखना। यह हुआ है ओडिशा में। कहां हुआ है? ओडिशा में जनजातीय खेल महोत्सव। देखिए, जनजातीय खेल महोत्सव प्रथम ओडिशा में। ओडिशा खास और हो जाता है क्योंकि हाल ही में ओडिशा में क्या हुआ था, यहां हुआ था हॉकी वर्ल्ड कप। मींस का, जिसमें जर्मनी ने जीता था, ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। किस राज्य की पुलिस ने तीर्थ व पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए ऑपरेशन मर्यादा, चूंकि हम सभी जानते हैं एक अच्छे नागरिक के होने के नाते आप जहां जा रहे हो अपने साथ लाए जितने भी आप अपने आवश्यक की चीज़ों को लाते हो, लेकिन यूज़ के बाद आप थ्रो कर देते हो कहीं ना कहीं, वो गंदगी और पर्यटन के नाम पे जब आप धार्मिक स्थलों को ऐसे करते हो तो ये खराब चीज़ है और अच्छे नागरिक का ये सबूत नहीं है। क्योंकि इसी को कम करने के लिए
राज्य सरकार ने ऑपरेशन मर्यादा चलाया है? कौन सा राज्य सरकार है? याद रखना, उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार के द्वारा नागरिकों को जागरूक करने के लिए, ताकि पर्यटन स्थल क्या हो, स्वच्छ हो, उसके लिए ऑपरेशन मर्यादा चलाया गया है। पुलिस ने चलाया, पुलिस ने तीर्थ व पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए। कौन से राज्य का? उत्तराखंड का। ये ऑपरेशन मर्यादा की बात आई है, मैं कुछ ऑपरेशन जो साल भर चर्चा में रहे उसको रिवीजन करवा रहा हूं, याद रखना। जैसे ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन करुणा, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन दोस्त को जानते ही हो, जब तुर्की और सीरिया में भूकंप आ गया था तो भारत सरकार के द्वारा राहत सामग्री भेजने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन कावेरी जानते ही होंगे, सूडान में जब गृह युद्ध हो गया था तो भारतीयों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन करुणा किससे रिलेटेड है? म्यांमार में जब चक्रवात आ गया था तो वहां राहत सामग्री भेजने के लिए ऑपरेशन करुणा। इसके बाद है ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा है यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने के लिए, और ऑपरेशन देवी शक्ति है अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। ये साल भर चर्चा में रहा है, कम से कम याद रखिए। ऑपरेशन दोस्त अगेन तुर्की प्लस सीरिया, कावेरी जानते ही होंगे सूडान, करुणा म्यांमार, गंगा ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से संबंधित है, ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये पहली बार हुआ है, खास है, इंपॉर्टेंट है, महिलाओं के आईपीएल की बात हो रही है। देखते हैं कौन सा कथन है। पहला सीजन मुंबई और नवी मुंबई में खेला गया, ये बिल्कुल सही है। इसका स्वामित्व अर्थात ये बोलना चाह रहा है इसको कौन सी संस्था ने कराया? कौन सी संस्था ने कराया? तो याद रखना बीसीसीआई ने कराया, ये भी सही है। इसमें 5 टीमों ने हिस्सा लिया, ये भी सही है। ये 5 टीम थी, कौन कौन सी? आरसीबी, दूसरी कौन सी थी? मुंबई इंडियंस, तीसरी कौन सी थी? गुजरात टाइटंस, चौथी कौन सी थी? दिल्ली कैपिटल, और 5वीं कौन सी थी? लखनऊ सुपर जायंट्स। यदि मैं बोलूं ये इस क्वेश्चन के आंसर की बात करूं कौन सा कथन सत्य है, तो इसका ऑप्शन डी अर्थात सभी कथन सत्य है। हमारे जानने के लिए इंपॉर्टेंट है, पहली बार मुंबई इंडियंस ने यह महिलाओं का आईपीएल जीता और ये विनर थी, और किसको हराया? याद रखिएगा, दिल्ली कैपिटल रनर अप। ठीक है, ये इतना महिलाओं के आईपीएल से याद रखना। दूसरी चीज, क्रिकेट की बात आई है, यदि पूछे तो याद रखना वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हाल ही में किस देश ने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा के जीता जी, ये बात याद रखना। हाल ही में नियुक्ति अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, ये इंपॉर्टेंट नाम है, इन्हें हाल ही में ट्विटर के क्या बनाया गया है? सीईओ। यस, ये सही है। प्रवीण सूद भी सही है, सीबीआई के नए डायरेक्टर। और अर्जुन मेघवाल, ये भी सही है, भारत के नए कानूनी मंत्री। चूंकि पूर्व में किरण रिजिजू थे, अब कौन है? अर्जुन मेघवाल। यदि इस ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये इसका आंसर है। इसके अलावा आप याद रखना अजय बंगा को।
अजय बंगा ये खास इसलिए हो जाते हैं बंगा क्योंकि ये पहले भारतीय मूल के वर्ल्ड बैंक के क्या बने हैं, प्रेसिडेंट। इसके अलावा यदि हम एक और अपॉइंटमेंट की बात करें तो याद रखना सेबी के पहले महिला अध्यक्ष बनी है माधुरी पुरी बुच। ये दोनों इसके अलावा भी याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन ये बोलना चाह रहा है कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स में जो संस्था है उनके द्वारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया जाता है, उसमें भारत की कौन सी रैंकिंग रही। याद रखना इस वर्ष 2023 में हमारे भारत की रैंकिंग 161 हो गई है जी। पहले 150 थी, अब कितनी हो गई है, 161, अर्थात ऑप्शन डी आंसर है। कहीं ना कहीं यह लोकतंत्र का जो गिरना है, अर्थात डेमोक्रेटिक क्या बोलते हैं, हम हमेशा जानते हैं कि किसी भी देश का चौथा स्तंभ किसको बोला जाता है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के बाद इसी को अर्थात प्रेस को बोला जाता है। चूंकि अभी कुछ वर्षों से भारत का जो रैंक है किसमें, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में गिरते जा रहे हैं, तो यह दयनीय स्थिति है, चिंताजनक है। ये आप याद रखिए। मैं दो चार और आप लोग को इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, जैसे फायर पावर इंडेक्स भारत की रैंकिंग है 4th। इसके अलावा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कितनी है, 132। इसके अतिरिक्त एक और इंपॉर्टेंट है, याद रखना, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स। इसमें कितना है, इसमें है हम लोग 107 नंबर में। कम से कम इतना याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन है 10 अप्रैल 2023 को चुनाव आयोग ने किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया है। चूंकि पहले 8 थे, फिर जुड़े, फिर 3 को अलग कर दिए, अर्थात 8 था पहले, फिर 1 जुड़ा, कौन सा, जिसकी बात हो रही है, आम आदमी पार्टी। इसके बाद 9 हो गए और 9 में से 3 से क्या ले लिया गया, दर्जा ले लिया गया राष्ट्रीय पार्टी का। तो अब कितने बच गए, 6 मैं बात करूं, एक तो है बीजेपी के बाद है बहुजन समाजवादी पार्टी, बीजेपी, इंडियन नेशनल कांग्रेस 3 हो गया। इसके बाद है एनएनपी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, एनपीपी, ये हो गए 4। इसके अलावा है आम आदमी पार्टी और 6वां है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। चूंकि ये पूर्व में थे, ये बोला जा रहा है किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया गया है। याद रखना आम आदमी पार्टी ने वह क्राइटेरिया फुलफिल कर दिया गया है, अर्थात आम आदमी पार्टी ने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो पैरामीटर बनाया था कि इतना प्रतिशत वोट आपको लाना है या इतने प्रतिशत सीट आपको विजय करना है, तब जाके आप राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर सकते हो। इसमें आम आदमी पार्टी ने यह फुलफिल कर लिया। इसके पश्चात वर्तमान में हम बात करें तो कितने, 6, और नए जुड़े कौन सा है, आम आदमी पार्टी। इतना याद रखना। तुर्की की मंजूरी के बाद कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बन गया है, इंपॉर्टेंट है। यदि हम इसकी बात करें तो यदि आंसर की बात करूं तो यह है आंसर फिनलैंड। नाटो आप सभी जानते हो, चर्चा में है ही अभी भी। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 4 अप्रैल
4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई और ये है इनका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, ये बेल्जियम की राजधानी है। ओके, इसमें खास बात क्या है, यह सामूहिक उत्तरदायित्व पे कार्य करता है, अर्थात कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कार्य करता है। कहने का मतलब यह है, यदि मैं नाटो के एक सदस्य पे वार करता हूं, नाटो पे अभी 31 सदस्य हैं, यदि मैं बोलूं फिनलैंड को पीटूं अर्थात आक्रमण करूं, कहने का मतलब यह है मैं फिनलैंड पे आक्रमण नहीं कर रहा हूं, वो सभी 31 देशों पे आक्रमण कर रहा हूं जो नाटो के सदस्य हैं। यही है सामूहिक उत्तरदायित्व। इसी का सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको बताता हूं। ये आप लोग जानते ही होंगे 9/11 जो ट्विंस टावर अमेरिका पे क्या हुआ, अटैक हुआ था, वहां से अमेरिका अर्थात नाटो की फौज कहां थी, अफगानिस्तान में आ गई थी। क्यों? क्योंकि अमेरिका तो है ही नाटो का मेंबर, उसके साथ नाटो की सेना भी, क्योंकि अगेन नाटो क्या है, एक सामूहिक उत्तरदायित्व वाला संगठन है, दूसरा यह एक मिलिट्री संस्था है। दोनों चीज याद रखिए। अभी जो यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध हो रहा है, सबसे बड़ा कारण नाटो ही है दोस्तों, क्योंकि कोई भी देश अपने दुश्मन मुल्क को अपने सीमा पे नहीं आने देगा। यही कारण है कि बार बार रशिया के मनाने पे भी यूक्रेन ने बात नहीं मानी, अंत में उसको अटैक करना पड़ा। किसके ऊपर? यूक्रेन के ऊपर, और ये युद्ध चल रही है। इतना कम से कम याद रखिए। नाटो का 31वां मेंबर फिनलैंड। हाँ, एक बात और, जैसे नाटो में मुझे शामिल होना है किसी भी देश को, तो ये एकदम जरूरी है कि उन सभी देशों की सहमति होनी चाहिए, तभी वह नाटो का मेंबर बन सकता है। समझ पा रहे हो? अर्थात यदि भारत नाटो का मेंबर बनेगा तो कहीं ना कहीं ये जो 31 देश हैं, ये पूरे के पूरे को हाँ बोलना चाहिए कि हाँ मैं सहमत हूं कि नाटो में भारत को अर्थात मंजूरी दो, सदस्य बनाओ। ये है नाटो का सिद्धांत। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देश का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस को निर्माण एकदम इंपॉर्टेंट है, हाल ही का न्यूज है, इसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर है बेंगलुरु, कुछ दिन पहले का ही न्यूज है। ये देखिएगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक इसको बोलते हैं। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका अर्थात ब्रिक्स कंट्री जो हैं, उनके जो बैंक है उसको क्या कहा जाता है? ब्रिक्स बैंक या एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। याद रखना कि नई अध्यक्ष डिल्मा वाना रूसेफ को नियुक्त किया गया है। कहने का मतलब यह है, जो डिल्मा रूसेफ है वो कौन सी देश की पूर्व राष्ट्रपति हैं जिन्हें हाल ही में एनडीबी अर्थात ब्रिक्स बैंक का अध्यक्ष बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है, ये है ब्राजील की। आप यदि स्मार्टनेस तरीका लाते तो यह एकदम इजी हो जाता, क्योंकि नाइजीरिया तो नहीं है जी ब्रिक्स में, और ये घाना कट जाएगा, तो ये बी और सी ऑप्शन बचता। आप एलिमिनेट करके भी आंसर पहुंच सकते हो। याद रखना, ब्रिक्स बैंक को ही बोलते हैं एनडीबी बैंक, और इसके हेड बने हैं डिल्मा रूसेफ। और ये कौन से देश के पूर्व राष्ट्रपति है बोला जा रहा है? ब्राजील के। वर्तमान में ब्राजील के राष्ट्रपति हैं लूला डी सिल्वा। समझ पा रहे हो? रामाफोसा कहां के? दक्षिण अफ्रीका के। इंडिया के नरेंद्र मोदी जी। पुतिन कहां के? रशिया के। और सी जिनपिंग कहां के? चाइना के। ये पांचों इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में मोदी जी 23 और 24 अगस्त को होने वाले ब्रिक्स के समिट में भाग लेने के लिए कहां गए हुए हैं? साउथ अफ्रीका। याद रखिएगा, ब्रिक्स की समिट कहां हो रही है? साउथ अफ्रीका में। ये आज का था अंतिम क्वेश्चन। हमने एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे और जितने भी उससे जुड़े हुए हैं संबंधित चीजें हैं उनको कवर करने का प्रयास किया है।
आज के वीडियो में इतना ही। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके एमसीक्यू लगाइए। अब पढ़ने का दिन खत्म हो गया है, कहीं ना कहीं 4 या 5 दिन बचा हुआ है। महिला पर्यवेक्षक यदि बनना है तो अच्छे से प्रयास कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।